तो दोस्तों कहानी यहाँ से शुरू होती है। हमारा मेन कैरेक्टर गास अपनी पास्ट लाइफ में एक डेंजरस ड्रैगन से लड़ रहा होता है, लेकिन उसके पास उस वक्त अपना पहला क्रश नहीं होता, इसलिए वो थोड़ा उदास और फ्रस्ट्रेटेड होता है। वो बाकी 3 क्रैश्स की पावर्स को याद करता है। तभी गास एक स्पेल कास्ट करता है जिससे वो खुद को आज के समय में रीइंकार्नेट करता है और अब वो प्रेजेंट में एक यंग लड़का बन चुका है जिसका नाम मठायस है। अब उसके पास वो 4th क्रैश है जो वो हमेशा चाहता था। वो एक वैगन में बैठा होता है जो कि किंगडम की तरफ जा रहा होता है और उसका गोल ये होता है कि वो एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम दे। सफर के दौरान मठायस एक कैलामिटी रैंक्ड मॉन्स्टर की प्रेजेंस को फील करता है और ड्राइवर को अलर्ट करता है, मगर वैगन ड्राइवर उसकी बात को इग्नोर करता है और जब एक बड़ा टाइगर जैसा बीस्ट सामने आता है तो मठायस तुरंत उससे निपट लेता है। ड्राइवर उसकी पावर को देखकर हैरान रह जाता है। कैपिटल पहुंचकर मठायस एक वेपन शॉप में जाता है जहां आल्मा अपने दोस्त की टूटी हुई मैजिकल सोर्ड को रिपेयर करवाने के लिए शॉप के ओनर बेजे से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन बेज मना कर देता है क्योंकि उसके लिए उस सोर्ड को ठीक करना नामुमकिन होता है। तभी मठायस शॉप में रखी सोर्ड्स को देखकर इम्प्रेस होता है और आल्मा और बेजे के बीच हो रही बातचीत सुनता है। जब आल्मा एक नई सोर्ड मांगती है तो मठायस उसे एन्चांट करने का ऑफर देता है, जबकि उसके पास एक इनएडिक्वेट क्रेस्ट होती है, लेकिन फिर भी आल्मा इंसिस्ट करती है कि वो उसके पास जो मैजिक स्टोन है उसका यूज करके सोर्ड को एन्चांट करे। बेज आल्मा को वार्न करता है कि उसे अपनी सोर्ड को मठायस को एन्चांट करने ना दे, लेकिन आल्मा को उस पर पूरा भरोसा होता है और वो दोनों बातचीत करने के लिए साइड में एक टेबल पर बैठते हैं। मठायस कहता है कि उसे मठायस नहीं बल्कि मैडी बुलाओ। कॉन्वर्सेशन के बीच में आल्मा की दोस्त लूरी वहां आती है और आल्मा मैडी का इंट्रोडक्शन उससे करवाती है। जब बाजे लूरी की सोर्ड को रिपेयर करता है तो मैडी उसे कुछ ही सेकंड्स में एन्चांट कर देता है और सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसने इतनी जल्दी और बिना कुछ बोले कैसे एन्चांटमेंट कर दिया, मगर मैडी कहता है कि उसने तो बस एक सिंपल सा एन्चांटमेंट किया था। और जब लूरी सोर्ड को ट्राई करती है तो वो गलती से उस टेबल को 2 टुकड़ों में काट देती है। बाजे ये देखकर शॉक हो जाता है और मैडी से पूछता है क्या तुम एक एन्चांटर बनना चाहोगे, लेकिन मैडी सीधा मना कर देता है। एग्जाम के दिन मैडी लूरी और आल्मा से मिलता है। लूरी फाइटिंग एग्जाम का पोर्शन क्लियर कर लेती है और जब मैडी की बारी आती है तो उसका सामना गाइल से होता है जो कि उसके फादर का जिक्र करता है और देखना चाहता है कि मैडी ने अपने फादर से क्या सीखा है। फाइट शुरू होती है लेकिन मैडी अपनी मैजिकली एनहांस्ड तलवार की वजह से आसानी से जीत जाता है। अगला एग्जाम होता है टारगेट प्रैक्टिस का, जिसमें पार्टिसिपेंट्स को फायर एरोज से 5 टारगेट्स को हिट करना होता है। लूरी पहले ट्राई करती है और अपने पहले क्रैश की मदद से सारे टारगेट्स को हिट कर लेती है, मगर मैडी सोचता है कि ये मॉडर्न क्रैश सिस्टम कितना बेकार है और जब मैडी की बारी आती है तो वो एक फायरबॉल स्पेल कास्ट करता है। चौथी क्रैश की लिमिटेड रेंज के बावजूद उसका स्पेल इतना पावरफुल होता है कि एग्जाम साइट में एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। एग्जाम के बाद मैडी अब एकेडमी के यूनिफॉर्म में होता है। उसके बाद वो आल्मा और लूरी से मिलता है और तीनों मिलकर ओपनिंग सेरेमनी अटेंड करते हैं। हेडमास्टर एडवर्ड एक शॉर्ट स्पीच देता है और सेरेमनी के बाद मैडी को अपने ऑफिस में बुलाता है। मैडी को डर होता है कि उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा क्योंकि उसने एग्जाम ग्राउंड डिस्ट्रॉय कर दिया था, चाहे उसने बाद में मैजिक से रिपेयर भी कर दिया हो। एडवर्ड मैडी के एग्जाम अचीवमेंट्स को याद करता है लेकिन उसे डांटता नहीं और ना ही उसके स्पेल्स के बारे में कोई क्वेश्चंस पूछता है, बल्कि एडवर्ड उससे हेल्प मांगता है। एकेडमी चांटलेस स्पेल कास्टिंग को मना करती है, लेकिन एडवर्ड चाहता है कि मैडी उसके टीचर बने और उसे अपकमिंग इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन के लिए चांटलेस स्पेल कास्टिंग सिखाए। कुछ समय बाद मैडी एकेडमी के स्टूडेंट्स को चांटलेस स्पेल कास्टिंग सिखाने के लिए उनके सामने स्पेल कास्ट करके दिखाता है। एक और टीचर गजल भी शाम तक उसकी मदद करता है। आल्मा भी मैडी को अपनी नई सीखी हुई चांटलेस स्पेल कास्टिंग दिखाती है और जब लूरी के पास मैजिक कम पड़ता है तो मैडी अपना मैजिक उसे ट्रांसफर करता है, जिससे लूरी चांटलेस स्पेल से अपना टारगेट को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर लेती है। कंपटीशन के दिन मैडी एक डीमन की प्रेजेंस को फील करता है जो अरीना के आसपास होता है। जैसे ही फाइट शुरू होती है तो मैडी का ओपोनेंट वही डीमन डिवीज होता है जो कि ह्यूमन का रूप लेकर फाइट में आता है और उसके साथ एक टीम भी होता है। मैडी एक ही स्पेल में उसके दोस्तों का काम तमाम कर देता है। फिर वो डिवीज को प्रोवोक करता है चांटलेस स्पेल कास्ट करने के लिए और ये रिवील करता है कि डीमंस ह्यूमंस की मैजिक को कमजोर बनाना चाहते हैं। मैडी एक स्पेल ब्रेकर यूज करता है जिससे डिवीज का असली डीमन फॉर्म सबके सामने आ जाता है और वो डीमन डर के वहां से भागने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो भाग जाए मैडी उसे अपने एक ही वार में मार देता है। सब लोग डेविस की डेड बॉडी के आसपास जमा हो जाते हैं और लूरी दौड़कर हमारे हीरो को गले लगा लेती है क्योंकि उसने अकेले ही उन तीनों खतरनाक डीमंस को एक ही वार में हरा दिया था। बाद में रॉयल कासल में मैडी और एडवर्ड को किंग से मिलने का मौका मिलता है। किंग मैडी को एक टाइटल देना चाहते थे, थीफ, लेकिन ऐसा करने से पूरे किंगडम में डर और अफरा तफरी मच सकती थी। ये सब इसलिए भी था क्योंकि हाल ही में ये खबर मिली थी कि कुछ डीमंस नॉर्मल लोगों का रूप लेकर आर्मी में घुस चुके हैं, इसलिए उसके बजाय किंग मैडी की रिक्वेस्ट मान लेते हैं और डंजन के अंदर जितनी भी चीजें उन्होंने हासिल की उन सब की राइट्स मैडी को मिल जाती है। जब ये सब सेटल हो जाता है तो किंग मैडी से पूछते हैं उन 4 मैजिकल चोजन वंस के गायब होने के बारे में। किंग का कहना है कि जब 100 साल पहले वो मैजिकल चोजन वंस आए थे तब से डीमंस ने धीरे धीरे ह्यूमन सोसाइटी में घुसना शुरू कर दिया है और फिर हम मैडी के इंटरनल
मोनोलॉग में उसकी पास्ट लाइफ को देखते हैं जहाँ उसने डीमंस को लगभग खत्म होने तक मार दिया था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो थोड़े बहुत डीमंस बचे थे उन्होंने ह्यूमन सोसाइटी में घुसपैठ कर ली और झूठी मैजिकल इंफॉर्मेशन फैलाना शुरू कर दिया। इस वजह से ह्यूमंस की मैजिकल पावर धीरे धीरे कम होती गई। मगर किंग को ऐसा लगता है कि डीमंस का प्रॉब्लम अब खत्म हो चुका है। लेकिन तभी मैडी क्लियरली बताता है कि अब सिचुएशन पहले से भी ज्यादा डेंजरस हो गई है। उसका कहना है कि अगर डीमंस को अब अपनी आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत नहीं लग रही तो इसका मतलब ये है कि उनका अगला स्टेप एक फुल स्केल अटैक होगा जो पूरे किंगडम को तबाह कर सकता है। मैडी एस्टिमेट करता है कि डीमंस को अपनी आर्मी तैयार करने में लगभग 3 महीने लगेंगे। सिचुएशन हर दिन ज्यादा सीरियस होती जा रही थी, लेकिन मैडी किंग से कहता है कि मेरे पास एक सोल्यूशन है। किंगडम को बचाने के लिए हमें एक ऐसा पावरफुल बैरियर कास्ट करना होगा जो कि पूरे किंगडम को प्रोटेक्ट कर सके। इस बैरियर को कास्ट करने के लिए मैडी को एक डिवाइन क्लास आर्टिफैक्ट चाहिए होगा और एकेडमी के सारे सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का सपोर्ट भी लगेगा ताकि एक परमानेंट बैरियर बनाया जा सके। ये सारी प्रिपरेशन लगभग 1 महीने में कंप्लीट हो सकती है। मैडी ये भी सजेस्ट करता है कि स्टूडेंट्स चांटलेस मैजिक सीखना कंटिन्यू करें। मैडी की बात सुनकर किंग उसको डीमंस के खिलाफ फाइट का लीडर बना देते हैं। कासल के ट्रेजर रूम में मैडी को कुछ पुराने आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं जो उसने अपनी पास्ट लाइफ में बनाए थे। वो एक मैजिकल सोर्ड और एक पेंडेंट होते हैं जो कि बैटल में EXP बढ़ाने में मदद करते हैं। बाद में मैडी एकेडमी के स्टूडेंट्स को चांटलेस मैजिक प्रैक्टिस करते देख रहा होता है। तभी लूरी और आल्मा उसके पास आते हैं और एडवर्ड से सुनी हुई बैरियर वाली बात कंफर्म करते हैं। मैडी हाँ कहता है और बताता है कि वो एक डंजन एक्सप्लोर करेगा ताकि जरूरी आइटम्स कलेक्ट कर सके। ये सुनकर दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। तभी मैडी को एक आइडिया आता है। वो थोड़ा ब्लश करते हुए लूरी और आल्मा से कहता है कि वो उसके साथ पार्टी बना के डंजन एक्सप्लोर करें। पहले दोनों हेजिटेंट होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी फाइटिंग कैपेबिलिटी इनफ नहीं है, लेकिन जब मैडी उन्हें कुछ आर्चरी और एन्चांटमेंट मैजिक के टिप्स देता है तो वो मान जाते हैं। इवेंचुअली ग्रुप डंजन के अंदर पहुंचता है और वहाँ मैडी एक छोटा मॉन्स्टर फेच करता है ताकि आल्मा अपनी नई एन्चांटेड आर्चरी का प्रैक्टिस कर सके। प्रैक्टिस कुछ देर तक चलता है और जब आल्मा थ्रेड गाइडेड चांट का बेसिक सीख जाती है तो मैडी उससे कहता है कि वो एक ही एरो से 2 मॉन्स्टर्स को मार के दिखाए। जब मैडी लूरी के साथ अकेला होता है तो वो उसे सिखाता है कि डंजन मटेरियल्स और ओर को फिल्टर और कंबाइन कैसे करते हैं। इस प्रोसेस से उन्हें मिथ्रिल और आयरन क्लस्टर्स मिलते हैं। मैडी प्रॉमिस करता है कि वो लूरी को सिखाएगा कि इन ऑरस से एन्चांटेड वेपन्स कैसे बनाएं। दूसरी तरफ आल्मा अपनी थ्रेड गाइडेड चांट स्किल से एक ही एरो से 3 मॉन्स्टर्स को मार देती है। ग्रुप फिर से एक जगह इकट्ठा होता है। लूरी देखती है कि आल्मा कुछ वेपन्स को ट्राई कर रही है जो उसने खुद बनाए हैं। फिर लूरी उसके लिए और अपने लिए प्लेटेड आर्मर बनाती है। मैडी अनाउंस करता है कि अब वो लोग डंजन के 10th फ्लोर तक जाएंगे जहाँ उनकी सीखी हुई स्किल्स का असली टेस्ट होगा। 10th फ्लोर तक जाते जाते लूरी और आल्मा दोनों अपनी फाइटिंग स्किल्स में काफी बेहतर हो जाते हैं और पेंडेंट की वजह से उन्हें एक्स्ट्रा EXP भी मिलता है। जल्दी ही ग्रुप का सामना एक किलर डॉग से होता है, लेकिन टीम वर्क के दम पर लूरी और आल्मा मिलकर उसे मार देते हैं। किलर डॉग को हराने के बाद मैडी एक कैंप सेटअप करता है और थोड़ी देर के लिए पार्टी को छोड़ के डंजन के डीपर फ्लोर में एक्सप्लोर करने चला जाता है। एक फ्लोर नीचे मैडी को एडामेंटाइट मिलता है। उसके बाद उसका ध्यान एक बॉस मॉन्स्टर की प्रेजेंस की तरफ जाता है जो एक और फ्लोर नीचे होता है। मैडी अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से वहां जाता है और एक बॉस मॉन्स्टर आर्क सर्पेंट से लड़ता है। बैटल टफ होता है लेकिन एंड में मैडी जीत जाता है। 2 डीमंस इस पावरफुल मैजिक बर्स्ट को फील करते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ह्यूमंस अब इतनी पावरफुल मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैडी वापस आता है तो वो उन दोनों को उस आर्क सर्पेंट बॉस मॉन्स्टर की लाश दिखाता है जिसे मैडी ने हराया था और वो दोनों इस सीन से काफी शॉक हो जाती है। मैडी, लूरी और अल्मा फिर लोकल एडवेंचरर्स गिल्ड जाते हैं ताकि डंजन से लाई हुई आइटम सबमिट कर सकें। वहाँ की रिसेप्शनिस्ट मैडी को सिर्फ एक पोर्टर समझ लेती है, लेकिन मैडी तुरंत बोलता है कि वो सिर्फ पोर्टर नहीं बल्कि अपने खुद के आइटम्स कैरी कर रहा है। फिर वो अपनी इन्वेंट्री से आर्क सर्पेंट का कटा हुआ सिर निकाल कर दिखाता है। रिसेप्शनिस्ट आर्क सर्पेंट की हेड को देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन फिर वो आर्क सर्पेंट के हेड और बॉस मॉन्स्टर के बॉडी से निकला हुआ मैजिक स्टोन चेक करती है। ये माना जाता है कि मैजिक स्टोन एक नेशनल ट्रेजर के बराबर होता है, लेकिन मैडी कहता है कि ये इतना पावरफुल नहीं है कि किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए बैरियर बना सके। मगर गिल्ड के पास भी इतना फंड्स नहीं होता है कि वो मैडी के पार्टी का आइटम्स खरीद सके, पर फिर भी उन्हें 550 गोल्ड मिलते हैं। एकेडमी लौटते वक्त डिसाइड होता है कि पैसा 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। ये सब डिसाइड होने के बाद मैडी सडनली 2 पावरफुल डीमंस की प्रेजेंस फील करता है। थोड़ी देर बाद लूरी और अल्मा भी उस डीमंस की प्रेजेंस को महसूस करते हैं और ऊपर आसमान में 2 डीमंस डैशरील और अशरील रॉयल एकेडमी पे अटैक करने का प्लान बना रहे होते हैं। मैडी ध्यान से उनकी पावर्स को गेज करता है और वार्न करता है कि इनमें से एक डीमन डेविस से भी ज्यादा पावरफुल है। ग्रुप 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। मैडी अशरील से फाइट करेगा और लूरी और अल्मा डैशरील को हैंडल करेंगी। बिना टाइम वेस्ट किए मैडी सीधा डीमंस का सामना करता है और फुल ऑफेंसिव मोड में चला जाता है। अशरील तुरंत उस पर फायर स्पेल कास्ट करता है, लेकिन मैडी अपने मैजिक कंट्रोल स्फीयर का यूज करके उस स्पेल को कंट्रोल करता है और उसी स्पेल को एशरील पर वापस भेज देता है। डैशरील अपने मास्टर एशरील पर अटैक देखकर
देखकर गुस्सा हो जाता है और मैडी पर अटैक करता है, लेकिन तभी लूरी के छोड़े गए एरोज उसे हिट करते हैं। एरोज में एक वीकनिंग पावर होती है जो डैशरिल को वीक कर देती है और फिर एशरिल डैशरिल को कहता है कि वो लूरी और अल्मा से डील करे और वो खुद मैडी को हैंडल करेगा। एशरिल एक बड़ा स्पेल कास्ट करने लगता है जो मैडी के कंट्रोल स्फीयर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन मैडी उस स्पेल के वीक पॉइंट पर एक छोटी सी फायरबॉल कास्ट करता है जिससे पूरा स्पेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे ही मैडी उस पर अटैक करता है तो एशरिल भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैडी के स्कैटर्ड कंट्रोल स्फीयर्स उसका रास्ता रोक लेते हैं। मैडी दोबारा एशरिल पर अटैक करता है, लेकिन एशरिल एक हिडन स्पेल सर्कल एक्टिवेट कर देता है जो उसे प्रोटेक्ट करता है। दोनों के बीच काफी समय तक फाइट चलती रहती है, लेकिन फिर एशरिल डिसाइड करता है कि अब और नहीं, लेकिन उसी मोमेंट पे मैडी उसे एक ऑक्लूजन ऑर्ब में ट्रैप कर देता है जिससे एशरिल जमीन पर गिर जाता है। एशरिल एक सैक्रिफिशियल स्पेल कास्ट करके मॉन्स्टर समन करने की कोशिश करता है, पर मैडी उस स्पेल को भी कैंसिल कर देता है। दूसरी तरफ लूरी और अल्मा की गेरिला टैक्टिक्स डैशरिल पर काफी इफेक्टिव होती है। एंड में मैडी उनकी हेल्प करता है और डैशरिल को भी डिफीट कर देते हैं। डीमंस को डिफीट कर दिया जाता है, लेकिन फाइट की वजह से आसपास के लोगों का ध्यान उन पर होता है, इसलिए मैडी दोनों लड़कियों को उठाता है और लेविटेशन स्पेल कास्ट करके वहां से फ्लाई कर जाता है। अगले दिन मैडी, एडवर्ड, लूरी और अल्मा किंग के सामने जाते हैं। किंग मैडी को उसके काम के लिए एक और रिवॉर्ड देने का ऑफर करता है, तो थोड़ा सोचने के बाद मैडी किंग से और डंजन्स मांगता है। किंग उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। फिर किंग लड़कियों से पूछता है कि उन्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए, तो लूरी और अल्मा दोनों पैसा मांगती हैं। ये सब होने के बाद मैडी अचानक उस डीमन स्पाई को बुलाता है जो चुपके से उनका कॉन्वर्सेशन देख रहा होता है, और जब वो डीमन अपना असली चेहरा नहीं दिखाता तो मैडी उसके मैजिक फीड को तोड़ देता है जिससे वो दर्द में चीखता है। किंग तुरंत उस आवाज को पहचान लेता है। ये एलहार्ट की आवाज होती है जो पहले मैजिक ऑर्डर का कैप्टन था। किंग ये सब देखकर हैरान हो जाता है। मैडी फिर समझाता है कि एलहार्ट ने ये सब कैसे किया और स्पेल के कोऑर्डिनेट्स देखकर किंग से पूछता है कि ये जगह कहाँ हो सकती है। किंग जवाब देता है कि वो एक बर्बाद हो चुका गांव है और वो गांव कैसल से काफी दूर है, लेकिन मैडी कहता है कि उसके पास एक बैकअप प्लान है जो उन्हें जल्दी वहां ले जाएगा। मैडी और उसकी टीम एक अंधेरी और सुनसान जगह की तरफ जाती है। वहीं दूसरी तरफ एडवर्ड और एकेडमी के स्टूडेंट्स मैडी के बिना ही 1.5 टन मिथ्रिल की तैयारी करते हैं ताकि उस जगह पर एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बनाया जा सके, और वहां उस जगह पर ग्रुप एक जायंट ब्लैक ड्रैगन को देखता है। मैडी उससे बात करता है और पता चलता है कि वो ड्रैगन उसकी प्रीवियस लाइफ का एक पुराना दोस्त आइरिस है। मैडी उसके टैटर्ड विंग्स को जितना हो सके उतना रिपेयर करता है ताकि वो फ्लाई कर सके। आइरिस उन्हें अपनी पीठ पर बैठने देता है और धीरे धीरे उड़ता है ताकि कोई गिरकर मर न जाए। उस बंजर गांव में पहुंचते ही मैडी तुरंत वॉच टावर पे स्टेशन डीमन को डिफीट कर देता है। लूरी, अल्मा और आइरिस ये सब देखकर शॉक्ड और अमेज्ड हो जाते हैं, लेकिन जो मैजिक मैडी ने फील किया था वह वही था जो उसने कासल के पास भी महसूस किया था। मैडी नोटिस करता है कि उनमें से एक एलहार्ट है जो ज्यादा डेंजरस नहीं है, लेकिन दूसरा काफी चैलेंजिंग हो सकता है। मैडी सोच ही रहा था कि अचानक मैडी पर अटैक हो जाता है। जब आइरिस लैंड करते वक्त एक छोटी टावर से टकरा जाती है तो वहां मैडी खड़ा होता है। आइरिस का लैंडिंग फेल हो जाता है क्योंकि उसने काफी टाइम से लैंड नहीं किया था। छोटी टावर के अंदर मैडी, लूरी और अल्मा के साथ एक टेलीपैथिक कनेक्शन बनाता है। साथ ही वह अल्मा को एक कास्टिंग सर्कल देता है ताकि वह अटैक कर सके, और जब तीनों अगले रूम में जाते हैं तो मैडी दोनों को चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि एनिमी एक कंसीलमेंट स्पेल यूज कर रहा होता है जिससे उसकी मैजिक पावर और प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही है। मैडी पूछता है क्या किसी को ऐसा स्पॉट महसूस हो रहा है जहां मैजिकल पावर बहुत कम हो। तभी अल्मा बताती है कि एक कोने में ऐसी जगह है जहां मैजिकल पावर कम है। उसके बाद मैडी उस डीमन को देखता है जो अब तक ये सोच रहा था कि वह अभी भी इनविजिबल है, और उसी मोमेंट पर लूरी उसके फोरहेड पर एक थ्रेड चांट एरो मार देती है। कवर ब्लो होने के बाद डीमन सोचता है कि ये मैडी असली नहीं हो सकता, असली मैडी तो कैपिटल में होना चाहिए। गुस्से में डीमन मैडी पर अटैक करता है और मैडी, लूरी और अल्मा को इंचांटेड एरोस के साथ ऑफेंसिव मोड में जाने के लिए कहता है। जैसे जैसे डीमन मैडी पर अटैक करता रहता है इंचांटेड एरोस उसके बैक में लगते हैं जिससे उसकी इंटरनल मैजिकल पावर अनस्टेबल हो जाती है। जब कोई और ऑप्शन नहीं बचता डीमन डिसफॉर्च्यून नाम का स्पेल कास्ट करता है जो उसे एक बल्कि और ज्यादा पावरफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देता है, लेकिन इसके बदले उसकी लाइफ छोटी हो जाती है। अपने नए फॉर्म में आते ही डीमन लूरी और आल्मा पर अटैक करता है, लेकिन वह सिर्फ एक इल्यूजन होता है जो मैजिक स्टोन टॉक्सिन से बना होता है। फिर लूरी एक एरो सीधा उसके सिर में मार देती है और डीमन को खत्म कर देती है। मैडी उस डीमन को उसके नाम एलहार्ट से बुलाता है और लूरी और अल्मा को कहता है कि वह आइरिस के ऊपर चढ़ के निकल जाए जब तक वह आखिरी डीमन का खात्मा करता है। बैटल के लिए प्रिपेयर होते वक्त मैडी कुछ मैजिक स्टोन क्रश करता है जिससे एक मैजिकल कैलामिटी ट्रिगर होती है। इसके रिएक्शन में फाइनल डीमन अपने एम स्टेट से बाहर आ जाता है। दोनों थोड़ी बातचीत करते हैं और फिर बैटल शुरू होती है। इस बार फाइट में डीमन ज्यादा स्ट्रांग होता है और वह मैडी का लेफ्ट आर्म काट देता है। अपनी पोजीशन पर कॉन्फिडेंट डीमन मैडी से यह पूछता है कि वह कैसे मरना चाहता है, पर मैडी सिचुएशन एनालाइज करते हुए अपना आर्म वापस जोड़ लेता है जो डीमन को शॉक कर देता है। मैडी क्लेम करता है कि उसने अपने कटे हुए आर्म में एक हीलिंग स्पेल और एनालिसिस स्पेल इम्ब्यू किया था, और यह सब उसने तब किया
किया जब वह डीमन के लगातार अटैक से बच रहा था। जब डीमन रियलाइज करता है कि वह एक भी ब्लो मैडी पर लैंड नहीं कर पा रहा, मैडी रिवील करता है कि उसने जानबूझकर अपना आर्म स्लाइस होने दिया था। मैडी फिर अपनी सोर्ड जो मैजिक टॉक्सिन से लेस्ड होती है डीमन के राइट रिस्ट पर मार देता है। यह वही टॉक्सिन होती है जो एलहार्ट पर भी यूज हुई थी। कॉर्नर में आकर डीमन मैजिक सर्किट ओवरलोड स्पेल कास्ट करता है जो एलहार्ट के स्पेल से भी ज्यादा पावरफुल होता है। स्पेल जैसे ही शुरू होता है तो पूरा एरिया मिस्ट से भर जाता है और डीमन अपनी प्रेजेंस छुपा लेता है, लेकिन मैडी आसानी से उस स्पेल को कैंसिल कर देता है। मैडी बताता है कि जो सब्सटेंस पहले यूज हुआ था वह एलहार्ट पर यूज हुआ टॉक्सिन नहीं था, बल्कि एक ऐसा एलिमेंट था जो एक्सेस मैजिक को खींचता है और बॉडी को एक्सप्लोड करवा देता है। डीमन के एक्सप्लोड होने के बाद जो बचा होता है वह होता है एक जायंट मैजिक स्टोन। लूरी तुरंत आइरिस के ऊपर से जंप करती है जो कि हलचल में मैडी के ऊपर गिर जाती है। कुछ देर बाद आल्मा भी उनके पास आ जाती है। मैडी उन्हें बताता है कि ये मैजिक स्टोन ड्रैगन वेन कहलाता है और वो उसकी बैक स्टोरी भी शेयर करता है। स्पेल सर्कल्स देखकर मैडी समझ जाता है कि डीमन का प्लान था एक मॉन्स्टर आर्मी बनाना जिसमें टोटल 5000 मॉन्स्टर्स होते हैं और उनका टारगेट था कैपिटल पे अटैक करना। ये सब सुनकर लड़कियां टेंशन में आ जाती हैं, लेकिन मैडी उन्हें बताता है कि लास्ट डीमन के ब्लास्ट की वजह से स्पॉन पॉइंट 10 किलोमीटर दूर चला गया है। फिर आइरिस के बैक पे दोबारा राइड करते हुए ग्रुप कैपिटल की तरफ वापस जाता है। रास्ते में आइरिस पूछती है कि वो उन्हें ड्रॉप करने के बाद क्या करे, क्योंकि आइरिस ह्यूमन बनने वाला स्पेल यूज कर सकती है। मैडी उसे सजेस्ट करता है कि वो एकेडमी ज्वाइन कर ले। आइरिस शुरू में थोड़ा हेजिटेट करती है, लेकिन आखिर में मान जाती है और ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उस रात जब आइरिस भी ग्रुप का हिस्सा बन जाती है तो सब अपना डीमन हंट का लूट एडवर्ड को दे देते हैं। एडवर्ड मैडी के काम की तारीफ करता है। मैडी फिर रिक्वेस्ट करता है कि आइरिस को स्कूल में ट्रांसफर किया जाए। एडवर्ड मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि आइरिस को एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा जिसमें फैशन टेस्ट भी होगा जो 4750 रेंज के अंदर होगा। मैडी शर्त मान जाता है, लेकिन एडवर्ड मैडी से रिक्वेस्ट करता है कि वो एग्जाम के दौरान प्रेजेंट रहे ताकि वो इंश्योर कर सके कि आइरिस अपना मैजिकल आउटपुट कंट्रोल में रखे। बाहर अल्मा पूछती है कि मैडी ने एडवर्ड से मॉन्स्टर हॉर्ड की बात क्यों छुपाई, और मैडी कहता है कि उसे लगा कि ये बात बाद में बताना बेटर होगा। आइरिस एग्जाम पास कर लेती है। मैडी उसके हाथ पे एक फेक सेकंड क्रेस्ट मार्क भी लगा देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डेव के हाथ पे था एग्जाम के दिन। रिटर्न पार्ट में आइरिस फेल हो जाती है, लेकिन सोर्ड बैटल में वो अपने ओपोनेंट को सीधा रूफ टावर तक उछाल देती है। ये देखकर एडवर्ड सोचता है क्या ये सच में एक नॉर्मल लड़की है। फिर आता है मैजिक कास्टिंग सेक्शन। आइरिस कुछ स्पेल्स कास्ट करती है जो बैकफायर हो जाते हैं, और जो लास्ट स्पेल वो कास्ट करती है वो पूरे मैजिकल टारगेट ग्राउंड को उड़ा देता है। फिर भी एंड में आइरिस एग्जाम पास कर जाती है। डंजन के अंदर जहाँ सेकंड रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट्स एक्सकेवेशन खोज कर रहे होते हैं, मैडी एडवर्ड से करंट सिचुएशन का अपडेट लेती है। उसे पता चलता है कि जो सबसे बेस्ट क्रेस्ट है, क्रेस्ट ऑफ ग्लोरी, वो इस काम के लिए परफेक्ट होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये क्रेस्ट काफी रेयर मतलब मुश्किल से मिलता है, क्योंकि फर्स्ट रॉयल एकेडमी के पास इसका पूरा कंट्रोल है। मैडी पूछता है क्या ये पॉसिबल है कि फर्स्ट रॉयल एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स को हेल्प के लिए बुलाया जाए। एडवर्ड थोड़ा कॉशियस होता है क्योंकि दोनों एकेडमीज के बीच रिलेशन थोड़ा सेंसिटिव है, लेकिन वो कहता है अगर मिशन इंपॉर्टेंट है तो मैं किंग की मदद ले सकता हूँ उनके स्टूडेंट्स को बुलाने के लिए। तभी अचानक फाकस जो फर्स्ट रॉयल एकेडमी का हेड है एडवर्ड के रूम में घुस जाता है और गुस्से में चिल्लाता है मुझे क्यों बुलाया गया है। एडवर्ड कामली उसे याद दिलाता है कि दोनों एकेडमीज बराबर हैं, लेकिन फैकस फिर भी ईगो में आके सेकंड रॉयल एकेडमी को नीचा दिखाने लगता है और ताना मार देता है। ये सब देखकर मैडी को अपना बड़ा भाई बफर याद आ जाता है, जिसका एटीट्यूड भी कुछ ऐसा ही था, हमेशा सबको अपने से छोटा समझता था। एडवर्ड सीधे मुद्दे पे आता है और फेकस से कहता है किंगडम के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बनाना पड़ेगा ताकि हम डीमन इन्वेजन से बच सकें, और इसमें हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। पर फेकस सीधा मना कर देता है क्योंकि उसके लिए अभी भी रैंक और स्टेटस सबसे इम्पोर्टेंट है। मैडी एक कंपटीशन सजेस्ट करता है और फेकस हाँ तो बोलता है, लेकिन एक शर्त रखता है, मैडी और उसकी पार्टी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, और जाते जाते मैडी को मॉन्स्टर बोल के नीचा दिखाता है। एडवर्ड थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन मैडी अग्री कर लेता है और कंपटीशन 2 दिन बाद सेट होता है। कंपटीशन के दिन फर्स्ट रॉयल एकेडमी की बड़ी टीम फेस करती है सेकंड रॉयल एकेडमी के सिर्फ 5 स्टूडेंट्स को, जिनके पास सिर्फ सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्रेस्ट्स होते हैं। जैसे ही बैटल स्टार्ट होती है फर्स्ट एकेडमी वाले सब फायर एरो का इनकेंटेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसी वक्त सेकंड एकेडमी के स्टूडेंट्स बिना कुछ कहे चांटलेस मैजिक यूज करते हैं और सबको हैरान कर देते हैं और आराम से मैच जीत जाते हैं। फेकस रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं करता और वो कहता है कि सेकंड एकेडमी के सभी 5 स्टूडेंट्स मॉन्स्टर्स हैं, जबकि उसने क्लियरली बोला था नो मॉन्स्टर्स। तब एडवर्ड कामली कहता है उनमें से कोई भी स्टूडेंट एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। जब फेकस प्रूफ मांगता है तो वो आइरिस से कहता है कि वह बैटल में पार्टिसिपेट करे। आइरिस कहती है कि उसके पास कोई भी वेपन नहीं है, तो मैडी उसे एडवर्ड की सोर्ड दे देता है। जैसे ही वो सोर्ड को अनशीथ करती है तो वो ब्लेड को नूडल की तरह बेंड कर देती है। फेकस ये सब देखकर पूरी तरह लूज कर जाता है और आइरिस को भी मॉन्स्टर कह देता है, जिससे आइरिस को एम्बैरेसमेंट होती है। तब एडवर्ड फेकस से सवाल करता है फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स अब तक इनकैंटेड मैजिक क्यों यूज कर रहे हैं, जबकि किंग ने
वर्डलेस कास्टिंग का ऑर्डर दिया है। फेकस कहता है कि वो किंगडम के एजुकेशन के रूल्स को फॉलो कर रहा है और उसका फर्ज है कि वो इंफीरियर क्रेस्ट से किंगडम को बचाए, चाहे उसके लिए उसे किंग के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। तभी किंग खुद अपीयर होता है और डायरेक्टली पूछता है, तो क्या फेकस ने किंग के ऑर्डर को इग्नोर करने का डिसीजन ले लिया है? जब फेकस का झूठ सबके सामने आ जाता है तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन किंग के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। जब उसे खींचकर ले जाया जा रहा होता है तो वो सेकंड एकेडमी को श्राप देता है, तुम सबको इसका बदला भुगतना पड़ेगा। किंग फिर ऑर्डर देता है कि फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स सेकंड एकेडमी के साथ काम करें और चांटलेस मैजिक सीखें। बाद में मैडी, आयरिस, आल्मा और लूरी डंजन के और भी अंदर वाले हिस्सों को एक्सप्लोर करते हैं और उनका गोल होता है एक सार्सिमेंथियन का मैजिस्ट स्टोन ढूंढना। इतना बड़ा स्टोन सिर्फ एक पावरफुल मॉन्स्टर को समन करके ही मिल सकता है। लड़कियां डंजन मॉन्स्टर्स से फाइट करती हैं और मैडी ऑब्जर्व करता है कि आयरिस का स्ट्रेंथ कंट्रोल काफी पुअर है। एक सूटेबल मैगोनी मिलने के बाद मैडी लूरी से कास्टिंग सर्कल बनवाता है और खुद भी थोड़ा असिस्ट करता है। सर्कल कंप्लीट होने के बाद मैडी आयरिस को कहता है कि उसमें थोड़ा मैजिक इन्फ्यूज करे, लेकिन आयरिस ज्यादा ही मैजिक इन्फ्यूज कर देती है, जिसकी वजह से एक जायंट ड्रैगन समन हो जाता है। मैडी के ऑर्डर्स फॉलो करते हुए आयरिस ड्रैगन का ध्यान हटाने की कोशिश करती है ताकि लूरी अपना एन्चेंटेड एरो रेडी कर सके और आल्मा उस एरो को फायर करे, लेकिन ये काफी नहीं होता। ड्रैगन अपना हंगामा जारी रखता है। फिर भी मैडी इंसिस्ट करता है कि वो ट्राई करते रहे और कास्टिंग सर्कल्स सेट करते रहे। एक क्रूशियल मोमेंट में जब ड्रैगन आल्मा और लूरी पर अटैक करने ही वाला होता है तो आयरिस एक हीरोइक मूव करते हुए उन्हें बचा लेती है और ड्रैगन को एक जोर से पंच करके उनसे दूर फेंक देती है। बैटल का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब आयरिस ड्रैगन को प्रोवोक करती है और ड्रैगन एक पावरफुल ब्रेथ स्पेल कास्ट करता है और मैडी उस स्पेल को पकड़ लेती है ताकि उसी स्पेल को डीमन पर वापस रिफ्लेक्ट कर सके। लेकिन प्लान लगभग फेल हो जाता है क्योंकि आयरिस खुद ही अपने बनाए हुए बॉडी शेप पिटफॉल में गिर जाती है। मैडी तुरंत एक बैरियर बनाकर उसे प्रोटेक्ट करता है, लेकिन खुद उस स्पेल के एक्सप्लोजन के सामने एक्सपोज्ड हो जाता है। लेकिन फिर भी मैडी बिना किसी चोट के बच जाता है। जब आयरिस मैजिक स्टोन ले आती है तो मैडी उसे ऑफिशियली अपनी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर देता है और अब ये ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है कि आयरिस अब मैडी की पार्टी का पार्ट है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए। ओके, गुड बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।